हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे आपके रीड के सिलेबस पे। अभी रीड का एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार क्विक रिवीजन करना इंग्लिश का। जितना भी आपका सिलेबस हमने अभी तक पढ़ाया लगभग सारे सिलेबस हमें इस क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। कुछ 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और इसी तरीके से हम आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन होंगे लिटरेरी टर्म से, तो मिक्स क्वेश्चन है इसमें सारी, आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट सोनेट। सोनेट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला आपका ऑप्शन है 14 लाइन की पोएम होती है, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इट हैज़ ऑक्टेव एंड सेस्टेट ऑल ऑफ द अबव। तो जो उसका करेक्ट आंसर वो होगा ऑल ऑफ द अबव। जो सोनेट होती है वो 14 लाइन की कविता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ऑक्टेव सेस्टेट इसके पार्ट होते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जब मैंने आपको लिटरेरी टर्म पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से मैं सोनेट पढ़ा चुकी हूँ। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, रीड प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे हमारे टॉपिक्स कवर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। कॉन्फ्लिक्ट किसका पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ड्रामा का पार्ट है, सोनेट का पार्ट है, शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है, नोवेल का पार्ट है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ड्रामा का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रामा के अंदर। ठीक है, एक पार्ट होता है ड्रामा का। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट, ये आप प्लेलिस्ट में जा करके देखें, जब वीडियो है लिटरेरी टर्म उसमें मैंने ड्रामा के बारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफ्थोंग्स आर प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश साउंड। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जो डिफ्थोंग्स होते हैं वो किस तरीके के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक तरीके का साउंड होता है। ठीक है, वोवल साउंड है बेसिकली जो डिफ्थोंग्स होता है। तो वन वोवल साउंड को हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, और जब दो वोवल साउंड साथ में प्रोड्यूस होते हैं उसको डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा टू वोवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फोनेटिक साउंड इन इंग्लिश आर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनेटिक साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश में, देखो फोनेटिक साउंड्स या फिर बोल दो फोनेटिक सिंबल। जितने साउंड्स हैं उतने ही सिंबल हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके होते हैं 44 टोटल फोनेटिक साउंड होते हैं इंग्लिश में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ाबेट होते हैं 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये एक सिंबल दिया गया है, पूछा गया है ये वाला सिंबल कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस्ड इन। अब देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वाला सिंबल क्या साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपने फोनेटिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छे से देखी हैं तो आपको आराम से पता होगा कि ये जो है बड़ी ई का साउंड है। ठीक है, ये एक वोवल साउंड है, बड़ी ई का साउंड है। अब आपको ये देखना है कि बड़ी ई का साउंड किस में आ रहा है। आप देखो, बॉय, बॉय में तो नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। गुड, गुड में तो कोई ई का साउंड ही नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, सीट एंड फिट। अब आपको देखना है बड़ी ई का साउंड कहाँ पे आएगा। तो देखो, फिट, फिट, फिट में तो छोटी ई का साउंड आ रहा है, जबकि सीट में बड़ी ई का साउंड आता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सेकंड, सीट। ठीक है, चलिए। और फोनेटिक्स जो साउंड सिंबल्स हैं इनकी तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी थोड़ी सी कमांड्स पे बन पाएगी। एक बार प्रैक्टिस कर लें, 2-3 बार वीडियो देख लें, आपको बहुत इजी होगा समझने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें, बिकॉज आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक मोटिवेशन देता है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन सीएलटी। ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ सीएलटी के बारे में। सीएलटी में टीचर का रोल बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्टर है, रूलर है, गाइड है या फिर टीचर है। देखो, टीचर तो बिल्कुल नहीं होगा जब टीचर का रोल ही पूछा गया है। तो एक तरीके का गाइड होता है सीएलटी में। जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो हमेशा जो टीचर होता है एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब सुविधा प्रदाता, जो आपको गाइड करेगा, आपका पथ प्रदर्शक होगा। ठीक है, तो हमेशा गाइड की तरीके से माना जाता है टीचर को सीएलटी के अंदर। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द टोन ऑफ एलिजी इज। एलिजी बेसिकली एक लिटरेरी टर्म है। उसकी टोन कैसी होती है एलिजी की। तो देखो, एलिजी की जो टोन होती है वो शोक वाली होती है। ठीक है, अब देखो शोक ढूंढना है बस आपको सीधे, मोurnफुल, हैप्पी, डाउटफुल, चीयरफुल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोurnफुल, मतलब जिसमें शोक की जो है भावना आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, द एलिजी इज। एलिजी बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। हैप्पी पोएम है, सैड पोएम है, रोमांटिक पोएम है, लैमेंटिंग पोएम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लैमेंटिंग पोएम होती है एलिजी। एक शोक वाली कविता है, मतलब इससे सुन करके जो है शोक प्रकट होता है इस कविता के अंदर। तो लेमेंट उसी को बोलते हैं, शोक को बेसिकली हिंदी में लेमेंट का मतलब शोक होता है। तो लेमेंटिंग पोएम है ये।
क्वेश्चन नंबर 9 इज इन CLT फोकस इज ऑन, CLT में किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है? ग्रामर, स्ट्रक्चर, मीनिंग। तो CLT में जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो मीनिंग के ऊपर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ इल, ही डैश विजिट अ डॉक्टर, वह बीमार है, उसको क्या मतलब इसके अंदर आएगा? मस्ट, कैन, कुड या वुड? तो इसमें आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 मस्ट। ही इज़ इल, ही मस्ट विजिट द डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट टेस्ट आर फॉर, यूनिट टेस्ट किसके लिए बनाए जाते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, मेजरमेंट या फिर इवेल्युएशन। तो जो यूनिट टेस्ट होता है, जब मैंने आपको फॉर्मेटिव समेटिव पढ़ाया था, मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्यों है? बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट आप थोड़े थोड़े से अंतराल पे लेते हो, ठीक है, जिससे कि बच्चे का एक रेगुलर असेसमेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट टेस्ट हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल पे लिए जाते हैं, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा लिया, 2 चैप्टर के बाद ले लिया, ताकि बच्चों को अच्छे से इवेल्युएट कर पाए। तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव समेटिव मैं दोनों पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो ताकि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ CLT फोकस ऑन, CLT किस चीज़ पे फोकस करती है? कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल या फिर ग्रामर स्किल? तो CLT जो होती है, बिकॉज अगर आप देखें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किसका होता है? कम्युनिकेशन के ऊपर होता है, बच्चे बेहतर तरीके से इंग्लिश में बात कर पाएँ, ये होता है CLT का मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रूल इज़ इंपॉर्टेंट है, रूल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन्होंने पूछा है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूल में कौन सा ऊ आता है, तो बड़ा ऊ आता है रूल। तो आर जो होता है, आर का फोनेटिक सिंबल तो ये होता है आर, बड़े ऊ का फोनेटिक सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एल का फोनेटिक सिंबल ये होता है, तो ये होता है टोटल इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 14, इन इंग्लिश नंबर ऑफ मोनोफ्थोंग्स आर, इंग्लिश में कितने मोनोफ्थोंग्स होते हैं? तो टोटल जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं 12, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोथोंग्स भी याद रखना है, डिप्थोंग्स भी याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज फोनेटिक सिंबल साउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 15 इज रोल ऑफ होम लैंग्वेज इज, होम लैंग्वेज का क्या रोल है, ये पूछा गया है। इन्हांस कोग्नेटिव डेवलपमेंट इन्हांस करता है, या फिर आपका रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, हेल्प इन लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है, या बोथ ए एंड सी। तो होम लैंग्वेज जो है वो कोग्नेटिव डेवलपमेंट भी आपका इन्हांस करती है और लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्प करती है, तो बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेनेरिक, जेनेरिक के लिए आपको करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पिक आउट करना है। तो देखो जेनेरिक, पहले तो आप बोलो इसको जेनेरिक, जेनेरिक, ठीक है। तो आप देखो ज जो होता है, ज का कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, पहले तो आपको ये सिंबल फाइंड आउट करना है। तो ये नहीं ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। अब ये एक्चुअली इसमें DZ दिखा है, ये एक तरीके का मिसप्रिंट है, ये डी के नीचे कुछ इस तरीके से मेंशन होता है, ठीक है। तो ये होता है ज का साउंड। तो ज का साउंड आपने फाइंड आउट कर लिया, जेनेरिक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो D3 ये हो गया जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक, ANERIK। तो बस कितना सिंपल है, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CLT टीचर मस्ट नो, टीचर को क्या आना चाहिए CLT के अंदर? अगर आप CLT से पढ़ा रहे हैं, CLT अप्रोच को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट, नोट टू अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स, बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, नोट टू टॉलरेट एरर। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट। बिकॉज CLT के अंदर टीचर एक सुविधा प्रदाता होता है, गाइड होता है, फ्रेंड होता है, फिलोसफर होता है, फैसिलिटेटर होता है। तो उसका काम है बच्चों की एरर को, कमियों को पता लगाना, उसको टॉलरेट करना, ना कि उसके ऊपर डांटना। टीचर कभी भी बच्चे को डांटेगा नहीं CLT के में, अगर आप टीचर की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट ये होगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप इन वीडियोस को एक बार देख लेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस है। मेथड एंड अप्रोच की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप देखें। CLT स्ट्रेस ऑन, CLT किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है? कंटेंट, रेलिवेंसी एंड वोकेबलरी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, फ्लुएंसी के ऊपर तो CLT फोकस करेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है बेसिकली CLT। तो बोलने में फ्लुएंसी ऑफकोर्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए,
और फ्लुएंसी कब आएगी? जब आप वोकेबलरी के ऊपर भी फोकस करोगे। और बोलने का मतलब होता है कि जो आपका कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, तो कंटेंट रेलेवेंसी भी इसमें आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसको आप जो है अवॉइड करें, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया वापस से। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन टंग ट्विस्टर? टंग ट्विस्टर में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करा जाता है? एलिटरेशन, सिमली, मेटाफर या राइम? तो टंग ट्विस्टर में जो हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एलिटरेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। टंग ट्विस्टर इस तरीके से होता है ना, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई, इस तरीके का जो टंग ट्विस्टर होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक ही शब्द की बार बार रेपिटेशन होता है। तो वो क्या होता है? एलिटरेशन होता है, अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिगर ऑफ स्पीच में आप देख सकते हैं। तो टंग ट्विस्टर में हमेशा एलिटरेशन यूज़ होता है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, इसमें एक ही शब्द की रिपीटिशन कई बार होती है, तो वही अलिट्रेशन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल साबित होंगे, बिकॉज आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो एक बार क्विक रिवीजन आप कर लोगे जितना ज़्यादा टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन का, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सुझाव देना ना भूलें, बिकॉज सुझाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हमारे लिए। चलिए जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।